दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शीत युद्ध क्या है और ये कैसे हुआ और इसके होने के क्या कारण थे। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति समकालीन विश्व राजनीति का एक इम्पोर्टेंट पड़ाव है। सन 1945 में मित्र देशों और धुरी देशों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939-1945 का अंत हो गया। मित्र देशों का नेतृत्व अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। धुरी देशों का नेतृत्व जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में था। इस युद्ध में विश्व के तकरीबन सभी शक्तिशाली देश शामिल थे। इस युद्ध का यूरोप से बाहर के क्षेत्रों में भी फैलाव हुआ और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ भागों तक था। इस युद्ध में व्यापक पैमाने पर जनहानि और धन हानि हुई। 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को दहला दिया था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी भारी पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए और जापान को झुकना पड़ा। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। परमाणु बम गिराने के फैसले के आलोचक यह तर्क देते हैं कि अमेरिका को इस बात की पहले से ही जानकारी थी कि जापान सरेंडर करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर ज़रूरी था। इस आलोचकों का मानना है कि वास्तव में अमेरिका की इस कार्रवाई के पीछे उद्देश्य ये था कि सोवियत संघ एशिया और अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोका जाए। वह सोवियत संघ के समक्ष ये दिखाना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और मित्र देशों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना आवश्यक था। विश्व युद्ध के अंत का कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम यही हुआ कि दुनिया की राजनीति के मंच पे 2 महाशक्तियों का उदय हो गया। जर्मनी और जापान की हार हो चुकी थी और यूरोप और बाकी दुनिया विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी। इनके पास इतनी व्यापक क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को ये दोनों देश प्रभावित कर सकते थे। अमेरिका और सोवियत संघ की महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध आरंभ होने के पीछे ये समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम के इस्तेमाल होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी देश के बस की बात नहीं। यह एक ऐसा सीधा साधा परंतु असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियाँ इसकी इतनी क्षमता के परमाणु हथियार के मालिक हों कि वे एक दूसरे को असहनीय नुकसान पहुंचा सकें, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध के जोखिम को उठाना नहीं चाहेगा, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक लाभ चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाली नुकसान को किसी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। परमाणु युद्ध की स्थिति में दोनों पक्षों को इतनी हानि उठानी पड़ेगी कि उनमें विजेता कौन है, यह निर्धारित करना भी असंभव होगा। यदि कोई अपने शत्रु पर हमला करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने का प्रयत्न करेगा, तो उस स्थिति में भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अवरोध, रोक और संतुलन का तर्क कहा गया है। इसमें 2 महाशक्तियाँ और उनके अपने अपने गुट थे। इस परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में सम्मिलित देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्कसंगत तथा जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन देशों का एक खास अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में खतरा है, क्योंकि संभव है कि इसके कारण 2 महाशक्तियाँ के बीच युद्ध ठन जाए। जब 2 महाशक्तियों और उनके नेतृत्व वाले गुटों के बीच पारस्परिक अपरोध का संबंध हो, तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए नुकसान साबित होगा। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का अर्थ था कि संयम से काम लेना तथा तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से बचना। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को किसी प्रकार संभाल लिया।